हाँ तो चलिए फिर ज्योग्राफी कंप्लीट। अपनी पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट की, उसके शायद 4 पार्ट बने और ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 पार्ट बने, टोटल 7 पार्ट जबरदस्त तरीके से हम देख लेंगे। नहीं देखे होंगे तो बहुत घाटे में जाओगे, ठीक है ना, ये तय है। क्योंकि 70% पेपर इन्हीं में से आएगा, 70%। बस अब बाकी कोई 15-20%, मैं कहता हूँ 80 तक आ जाएगा, 15-20-25% को लगाएगा, बाकी लगभग पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये छोटा ही सेशन होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 के करीब ही हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये थोड़ा अपना ऐसा आपको पॉलिटिकल वाली फील भी आएगी, इसमें लास्ट वाला चैप्टर भी तो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला। तो निम्न में से कौन से प्रादेशिक व्यापार समूह के अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन से रीजनल बिजनेस सेंटर या ट्रेड सेंटर बोल सकते हो आप इसको, रीजनल बिजनेस को क्या बोल सकते हो, ट्रेड सेंटर भी बोल सकते हो। तो कौन से आते हैं, आसियान, यूरोपीय संघ, ओपेक, साफ्टा, सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है ना। अगला, यूरोपीय संघ का मुख्यालय यानी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, आपको पता ही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं, मतलब बेसिकली किस में आते हैं, तो विस्तृत, इसमें थोड़ा आगे पीछे है भाई, नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तेल पतन, औद्योगिक पतन। तो इसमें विस्तृत पतन अगर देखें अपन तो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स में अपन थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन देख लेना, आप कमेंट कर देना अगर गलत लगे तो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थ अमेरिकन की ट्रेड एसोसिएशन नाफ्टा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 1994 में नाफ्टा की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, यानी सबसे ज्यादा अपन जो है मैक्सिमम फ्लो होता है, वो होता है नॉर्थ अमेरिका से, सही है ना, उत्तरी अमेरिका। फिर देखो 6, यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपियन यूनियन स्टेब्लिश की अगर अपन बात करें तो मार्च, फरवरी मार्च, तो ध्यान रखें महीना फरवरी का था लेकिन ईयर जो है 1992 का था, ठीक है। अगला, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल, मैंने कहा था ना पॉलिटिकल वाली फील आएगी आपको, अगस्त 1967। MFN का पूरा नाम मोस्ट फेवरेबल नेशन, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय अनुकूल राष्ट्र। निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका सह सदस्य है, तो मतलब किसका अपन जो है पार्टनर है, वो है साफ्टा के, इसके साफ्टा के। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो साफ्टा है उसकी स्थापना कब हुई भाई, 2006 में हुई। रेशम मार्ग निम्न में से जिन देशों के मध्य था वे हैं, तो रेशम मार्ग आपको पता है ना, चाइना एंड रोम, चीन का मतलब चाइना हो जाएगा, चाइना एंड रोम जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां, वे एकत्रण केंद्र जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं कहलाते हैं, वो एंट्रपोपतन कहलाते हैं, यानी कि वो एंट्रपोर्ट पोर्ट्स कहलाते हैं, एंट्रपोर्ट, है ना। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रकार जो है वो नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपका आर्थिक पार्श्व जो लेटरल ट्रेडिंग है वो इसमें नहीं आती है। और CIS वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है भाई, मिसक बेलारूस में, ना 14वां क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है, मिसक बेलारूस, CIS, है ना। हो सकता है मैं CIS के आगे फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 15वां, ये थ्योरी में आ सकता है 2 मार्क्स में। डंप करना किससे कहते हैं, व्हाट इज डंपिंग, तो लागत की दृष्टि से नहीं वरन मतलब बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग एन आइटम ऑफ डिफरेंट प्राइस इन 2 कंट्रीज फॉर डिफरेंट रीजंस नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग, वो क्या कहलाती है, डंपिंग कहलाती है। 16वां, ओपेक जो है उसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो वियना, कहां पर है, वियना में है। निम्न में से कौन सा रेशम मार्ग के बारे में सही कथन है, मतलब जो सिल्क रूट है उसके, सिल्क रोड बोल दो चाहे सिल्क रूट बोल दो, बात है, सिल्क रोड लिखा हुआ है इधर तो आप रूट कर लेना, सिल्क रूट होगा वो, ठीक है ना। तो रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, बिल्कुल, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सारे रोम को चाइना से जोड़ता है। व्यापारिक भारत, पर्शिया यानी ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन, बहुमूल्य धातुओं तो अन्य महंगी का उसका परिवहन करता, बिल्कुल सारी की सारी बातें सही है। तो रेशम मार्ग से क्वेश्चन जब आए तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 18वां, सिंगापुर एशिया के जिस प्रकार का पतन है वह सिंगापुर बाह्य पतन है क्या, तो ध्यान रखना सिंगापुर अंतर्प पतन है, एंट्रपोर्ट पोर्ट्स है।
लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1960 में ना, देख लेना भाई। ये 20वां क्वेश्चन देखो, व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर अपन देखें तो प्रशांत तट, अटलांटिक तट, तो बिल्कुल से अटलांटिक कोस्ट जो है वो व्यापार की दृष्टि से है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ पतन है मुंबई, कांडला, सैन फ्रांसिस्को, लंदन। तो सैन फ्रांसिस्को जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ पतन है। पर्शिया की खाड़ी पर अबाडन या एबेडन बोल सकते हो, वो एक तेल शोधन पतन है, यानी कि ऑयल रिफाइनरी पोर्ट है, ध्यान रखना, पर्शिया की खाड़ी पर। नौभार के अनुसार पतनों का प्रकार है, यानी द टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द कार्गो। तो वो आपके इंडस्ट्रियल पोर्ट्स भी हैं, कमर्शियल पोर्ट्स भी हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स भी है। तो सारे के सारे जो है आपको उपरोक्त सभी। बटिक यानी छींट वाला वस्त्र होता है, बटिक है ना, वो किस देश का जो है प्रसिद्ध है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इंडोनेशिया का, ठीक है ना, इंडोनेशिया। मार्ग पतन यानी विश्राम पतन, ये एग्जाम्पल ऑफ पोर्ट्स ऑफ कॉल इज वो अदन है, होनोलुलु है, सिंगापुर है, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT गेट, इसका गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन हुआ 1948 में। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप जो है वो विनिमय व्यवस्था थी। पहले भाई आपको पता ना, एक्सचेंज सिस्टम था, वस्तु बदले वस्तु। अगला, गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO में कब रूपांतरित कर दिया, कब चेंज कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जनवरी 1995 के अंदर। पहले ये गेट हुआ करता था, अब वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है। 30वां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पतन होते हैं, बिल्कुल बेसिक माने, यानी मेन गेटवे टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो आपके हार्बर एंड पोर्ट्स होते हैं। 31वां, आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था, जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया, बिल्कुल। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक परिणाम कहलाता है, वास्तविक तोल है ना, वास्तविक जो तोल होता है वो परिणाम कहलाता है, यानी कि द एक्चुअल वेट ऑफ द गुड्स ट्रेड इज कॉल्ड क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, वास्तविक वेट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है भाई? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो जिनेवा के अंदर है। कहां पर है? जिनेवा में है। और विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा शिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उत्तम कोटि का पोर्सलिन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन व ब्रोकेड यानी जरीदार या बूटीदार कपड़ा किस देश द्वारा उत्पादित हैं? तो वो है चाइना। ये जरीदार कपड़े वाले, मैंने बहुत लाइनें छांट छांट के निकाल लिया, बताओ कहां रहेगा क्वेश्चन? रह ही नहीं सकता। 35वां क्वेश्चन देखो, साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फुल फॉर्म भी आपके सामने है। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन हुआ 2006 में, जनवरी 2006 में। अगला, कालीन कहां के प्रसिद्ध? कालीन यानी कि जो कारपेट्स है वो ईरान के फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल। 37, ओपेक का गठन किस वर्ष पर किया गया? बने ओपेक के बारे में पीछे पढ़ा भी था, 1949 है, इसका आंसर देख लेना, बिल्कुल। अगला देखो 38वां, लैटिन अमेरिकन इंटरमेंट एसोसिएशन लैला का गठन जो है वो कब हुआ? सॉरी, मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर? तो वो है आपके मोंटेविडियो, उरुग्वे देश में पड़ता है। और सैलरी शब्द का लैटिन जो है सैलरियम यानी जो सैलरी वर्ड है तनख्वाह, उसका लैटिन शब्द है वो सैलरियम से बना है। 40वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार में इनमें से कौन सी वस्तु समूह का अंश अधिक रहता है विश्व व्यापार संगठन में? तो बेसिकली मशीनरी और परिवहन उपकरण जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। फिर देखो 41, निम्न में से विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों का प्रकार कौन सा? जो मतलब पोर्ट्स का टाइप कौन सी नहीं है? तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट पतन, आंतरिक पतन, नौसेपा पतन, बिल्कुल। लेकिन ये विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन, ये वाला जो है वो पोर्ट्स के जो है प्रकार नहीं है। अगला देखो 42वां क्वेश्चन, कोलकाता किस नदी पर स्थित है? कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। कौन सा रिवर पर है? ऑन हुगली रिवर। कहां पर है? ऑन हुगली रिवर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कोच्चि तथा कारवाड़ भारत में किस प्रकार के पतनों का उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कोच्चि कारवाड़ नोवेल पोर्ट्स इन नौसेना पतन का है, बिल्कुल। 44 देखो,
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशिष्टीकरण का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। 45 देखो, निम्न में से यातायात के प्रकार के अनुसार पतन के प्रकार है, यानी कि कौन से अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रैफिक ये थोड़ी इंग्लिश मेरे हिसाब से गलत आई है, पतन के प्रकार पूछिए। फॉलोइंग आर द कोलैप्स अकॉर्डिंग, कोलैप्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, यातायात का ट्रैफिक तो सही है ना। तो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स कर लेना। तो आपके क्या होगा भाई, पतन के प्रकार हैं, औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, विस्तृत पतन, सारे ही जो है बिल्कुल सही बात है। यातायात के प्रकार के अनुसार पतन के प्रकार ऐसे हो सकता है यातायात के अनुसार। निम्न में से कहां की डब्बा वाला सेवा है जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है? मुंबई डब्बा वाला सेवा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा चलती है वहां। मानसिक श्रम उपयोग करने वाली सेवाएं हैं, यानी कि जो मेंटल लेबर जो है उनको कौन कौन से आ जाती है? वो भाई सीधी सी बात है, अध्यापक, वकील, माइंड से काम है पूरा, चिकित्सक, ठीक है ना। सीबीडी का पूरा नाम है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, है ना, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। सूचना का संग्रहण किस क्षेत्र का क्रियाकलाप है? सूचना का कलेक्शन करना वो आपके चतुर्थ क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है ना। तृतीय क्रियाकलाप के दो प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्पादन प्रोडक्शन और विनिमय, टर्शरी सेक्टर के मेन एक्टिविटी में आते हैं। चिकित्सा पर्यटन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में आ सकता है, मेडिकल टूरिज्म। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतया चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विथ एन इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी इट इज कॉमनली रेफर्ड टू मेडिकल टूरिज्म। 52 तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर के टर्शरी सेक्टर में आता है और उत्पादन को परोक्ष रूप से किस रूप में मापा जाता है? तो पारिश्रमिक और वेतन के रूप में, यानी कि आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। 54 व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय, रूरल एंड अर्बन जो है उस मार्केटिंग सेंटर में इसको डिवाइड किया जाता है। 55 देखो, निम्न में से कौन सी निम्न स्तरीय सेवाएं है? पंसारी की दुकान, धोबी घाट, दोनों बातें बिल्कुल पंसारी की दुकान, अपने वाला की पीछे बार पढ़ा था तो ये इसमें आ जाते हैं। और निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय लेखाकार परामर्शदाता, दोनों की दोनों आ जाती हैं। और आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ही है। उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, संसाधन भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल जो है ना, बिहेवियर ज्योग्राफी इसका पार्ट नहीं है। फिर ये देखो, ये 58वां क्वेश्चन है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। डीएनए और आनुवंशिक के रहस्यों को समझने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त 3 उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब बताओ, ये सारी की सारी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आपको पूछ के आएगा। बहुत ज्यादा मेहनत की गई ज्योग्राफी के अंदर, जो समझता है वही समझ सकता है। कौन सी विचारधारा, 2 विचारों, कौन कौन से? पर्यावरणीय और संभववाद, यानी कि डिटरमिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, इन दोनों में कौन सी आती है? और न्यू डिटरमिनिज्म के अंदर आती है, नव निश्चयवाद के अंतर्गत आती है। 60वां, प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये कौन सी उदाहरणा है? तो ये न्यू डिटरमिनिज्म ही है, ये नव निश्चयवाद है। सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों में शामिल कौन सा नहीं आता भाई सांस्कृतिक में? गृह, गांव, नगर। अच्छा, ये पूछा परमाणु हथियार नहीं आता। अच्छा, कौन सा नहीं आता पूछा ना, ठीक है, बाकी सब आते हैं। तो मैंने सोचा क्या हो गया, बिल्कुल बाकी सभी आते हैं, ये वाला नहीं आता, ठीक है, वेरी इजी। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र, सब फील्ड ऑफ सोशल, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जबरदस्त सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। सांस्कृतिक, चिकित्सक और अवकाश का भूगोल, ये सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, आमूलवादी रेडिकल जो लोग होते हैं, विचारधारा निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया है? वो मार्क्स थ्योरी का यूज किया है, मार्क्सियन थ्योरी या मार्क्सिज्म या मार्क्स के सिद्धांत। अब ये 32 वाला क्वेश्चन वेरी इजी है, लेकिन चलो ये बता दिया है, वेरी इजी, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। लाल का अर्थ होता है रुको, एम्बर यानी पीली बत्ती, लाल और हरी बत्तियों के बीच रुक कर तैयार रहने का मतलब कि रुक, अब धीरे हो जाओ का अंतराल प्रदान करती है। और हरी का अर्थ है जाओ, ग्रीन का मतलब क्या है? जाइए। निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल निम्न में से किसके उपक्षेत्र हैं? 65 है ये, यानी इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री आर द सब फील्ड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक, पॉलिटिकल भूगोल में ये आ जाते हैं।
लिंग भूगोल जेंडर ज्योग्राफी इनमें से किसके उपक्षेत्र है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सोशल ज्योग्राफी में आ जाता है, सीधी सी बात है, सामाजिक मामला है। सांस्कृतिक वातावरण का प्रमुख तत्व, द मेन एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल इन्वायरमेंट इज, तो वो अपना गांव, उद्योग सभी आ जाते हैं, खेत वेत सब आ जाते हैं, ठीक है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा, ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये दी थी एलन सी सैंपल ने, ठीक है ना। वो रेटजेल है, ब्लीच है, तो एलन सी सैंपल है। इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले इसको लिख भी सकते हैं, एलन सी सैंपल, एलन सी सैंपल इसका आंसर हो जाएगा। अगला, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्रों में शामिल कौन सी नहीं है, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल, तो ध्यान रखें पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मेडिकल ज्योग्राफी नहीं आती, ठीक है ना, सी इज करेक्ट आंसर। अगला 70वां क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल में निम्न का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में वातावरण का किया जाता है क्या, यस, एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर तो किया ही जाता है, और मानव के पारस्परिक संबंधों का भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मानव भूगोल का उपागम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ भी है, ठीक है ना। प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता कर लेना इसको, है ना, विभिन्नता, और स्थानिक संगठन, उपयुक्त सभी जो है इसमें आ जाते हैं। 72, प्रादेशिक विश्लेषण यानी एनालिसिस अप्रोच जो है उसकी किस समय, मतलब जो है उपागम किस समय अवधि है, तो समय अवधि कौन सी है भाई, इसमें है उत्तर उपनिवेश युग, लेटर कॉलोनियल पीरियड, ये जो है ना ये इसमें आ जाते हैं अपने प्रादेशिक विश्लेषण। 73, उत्तर आधुनिकवाद उपागम, उत्तर आधुनिक पूछा अपने समय अवधि कौन सी, 1990 का दशक जो है, 1990s। मनुष्य भौतिक पर्यावरण से प्रौद्योगिकी सहायता से क्रिया करता है, मैन इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। 75वां क्वेश्चन देखो, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, गुलाम है, तो नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। 76, मानव भूगोल में 1970 के दशक में शामिल उपागम कौन सा हुआ था, मानवतावादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव, यानी वेलफेयर ह्यूमनिस्ट सोशल स्कूल ऑफ थॉट्स, रेडिकल स्कूल्स ऑफ थॉट्स और बिहेवियर स्कूल्स ऑफ थॉट्स। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल सारे आ जाते हैं, मार्केटिंग, टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाता है। रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम क्या है, वो था ग्रिफिथ टेलर इसका आंसर है। और ये लो भाई लास्ट क्वेश्चन, उत्तर उपनिवेश युग में निम्न में से जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया है वह कौन सा है, तो वह रीजनल एनालिसिस यानी प्रादेशिक विश्लेषण। ये था सेशन, कैसा लगा जरूर बताना। ज्योग्राफी जो आपकी है वो कंप्लीट हो गई है। ज्योग्राफी के अंदर अपने इसके कितने वीडियो बनाए, इसके अपने 3 बनाए, ठीक है, और उसके कितने बना लिए थे, 4 बना लिए थे, टोटल कुल मिला के 7 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपके छोटे वाले क्वेश्चन भी, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपके बनाने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उसका भी बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, और इनको नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लेना, पूरा पेपर यहीं से आएगा, देख लेना, पछताओगे वरना, ठीक है ना। सारे पार्ट देखने सातों के सातों, अगर ज्योग्राफी फुल बटा फुल चाहिए तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 600 साढ़े 600 क्वेश्चन है, बस इस नज़र के नाम से निकाल लो, क्योंकि मैं बहुत फास्ट आपको बताता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो 20-25 मिनट की एक क्लास होती है पूरी, ठीक है ना, आराम से इसको 1.5-2-3 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज यहाँ पर है, ठीक है। फिर भी किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है उसका कमेंट कर देना, और नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर ओके।